इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपका 4 यूनिट को कवर किया है। सबसे पहला आपका हो जाएगा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, सेकंड आपका हो जाएगा स्प्रेडशीट, थर्ड आपका हो जाएगा डेटाबेस और फोर्थ आपका होगा सिक्योरिटी रिलेटेड। ठीक है, ये चारों यूनिट से आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड लिया गया है और इसी टाइप से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, बोर्ड में आता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका इससे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए यहाँ पे व्हाट आर स्टाइल्स। स्टाइल्स होता क्या है, और ये आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से क्वेश्चन है। तो स्टाइल्स इज अ वर्ड प्रोसेसर, इज अ नेम कलेक्शन ऑफ वेरियस फॉर्मेटिंग इंफॉर्मेशन एंड सेटिंग दैट डिफाइन द लुक बिहेवियर ऑफ डॉक्यूमेंट कंपोनेंट सच एज अ पैराग्राफ और अ पेज और अ ग्रुप ऑफ सिलेक्टेड कैरेक्टर एक्सेट्रा एसोसिएटेड विथ दिस स्टाइल। देखिए स्टाइल क्या होता है। स्टाइल एक वर्ड प्रोसेसर का एक ऐसा फीचर्स हो गया जिसके माध्यम से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट के स्टाइल को बदलते हैं, डॉक्यूमेंट के लुक को बदलते हैं विद द हेल्प ऑफ पैराग्राफ, विद द हेल्प ऑफ कैरेक्टर, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट स्टाइल, विद द हेल्प ऑफ फ्रेम। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स को अप्लाई करके हम लोग डॉक्यूमेंट का जितना भी लुक होता है उसको हम लोग चेंज करते हैं और ये आपको आपका वर्ड प्रोसेसर का एक आपका फीचर्स हो गया जिसके माध्यम से सारा वर्क होता है। ठीक है, क्वेश्चन 2, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्टाइल। स्टाइल को यूज करने का एडवांटेज क्या होता है, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं। आपका आंसर हो जाएगा स्टाइल हेल्प अस टू अप्लाई कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग टू द डॉक्यूमेंट। यूजिंग स्टाइल वी कैन चेंज द एग्जिस्टिंग फॉर्मेट। स्टाइल्स मेक मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस सिंपल। ठीक है, यानी स्टाइल से हम लोग कोई भी तरह का जो फॉर्मेटिंग अप्लाई है उसको हम लोग फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग अप्लाई करने से फायदा क्या होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज हो जाएगा। उसके बाद स्टाइल जो है, स्टाइल में हम लोग एग्जिस्टिंग फॉर्मेट को भी अप्लाई कर सकते हैं जो पहले सेव होगा। स्टाइल जो है हमारे डॉक्यूमेंट को सिंपल से अट्रैक्टिव बनाता है या फिर उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 3, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्टाइल इन राइटर। राइटर में आपका स्टाइल का कितना कैटेगरीज है। आपको जब लिखने के लिए आएगा या हो सकता है कि चारों में से कोई एक डिफाइन करने के लिए आ जाए, तो इसमें आपका 4 स्टाइल होता है और जैसा नेम है वैसा ही उसका डेफिनेशन होगा। ठीक है, सबसे पहला आपका हो गया पैराग्राफ स्टाइल। तो जैसे नाम जो है वो स्टाइल को आइडेंटिफाई कर रहा है, पैराग्राफ स्टाइल है तो वो पैराग्राफ के लिए यूज होगा। ठीक है, इसमें जितना भी फॉन्ट स्टाइल हो गया, पैराग्राफ का साइज हो गया, पैराग्राफ का जो एरिया हो जाएगा, कितना दूर पैराग्राफ को एडजस्ट करना है, पैराग्राफ का जो बॉर्डरिंग होगा वो कैसे करेंगे, तो वो सब चीज आपको पैराग्राफ स्टाइल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। कैरेक्टर स्टाइल, कैरेक्टर मतलब क्या हो गया, ये आपको एक लेटर के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने ये वर्ड लिखा हुआ देख रहे हैं, ठीक है, तो ये आपको एक कैरेक्टर हो गया। तो मान लीजिए ये सेंटेंस में आपको कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, या लाइन में चेंजेस करना है, लाइन को अट्रैक्टिव बनाना है, इटैलिक बनाना है, बोल्ड बनाना है, तो ये सब आपको कैरेक्टर स्टाइल के अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, पेज स्टाइल, पेज स्टाइल जो है आपको पेज के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे जो भी आपका पेज होगा तो पेज का स्ट्रक्चर उसका हो गया, पेज नंबर, आपका हेडर फुटर, ये सब चीज जो होगा आपको पेज स्टाइल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। उसके बाद फ्रेम स्टाइल। फ्रेम स्टाइल क्या हो गया, जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो भी आपका पेज होगा उसमें आपका जो बॉर्डर होगा, ठीक है, फ्रेम होगा, उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। लिस्ट स्टाइल, लिस्ट स्टाइल जो है वो एक ऐसा फॉर्मेट हो गया जिसमें आपको नंबरिंग और बुलेट्स, जैसे कोई भी सेंटेंस कोई भी लिस्ट अगर लिखते हैं तो लिस्ट में आपका 1 2 3 या फिर आपका सीरियल नंबर जो लिखा होता है वो आपको लिस्ट स्टाइल के मदद से हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 है, हाउ इज फील्ड फॉर्मेट यूजफुल फॉर अप्लाइंग स्टाइल। फील्ड फॉर्मेट का यूज क्यों होता है, किसने हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए होता क्या है कि जब भी कोई सिंपल डॉक्यूमेंट आपका टाइप किया हुआ है, ठीक है, और दूसरा डॉक्यूमेंट मान लीजिए कोई आपको बहुत अट्रैक्टिव वे में टाइप किया हुआ है, ओके, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे आपका एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, ये सिंपल है, ठीक है, और एक डॉक्यूमेंट है इसने सारा पैराग्राफ का फॉर्मेटिंग किया हुआ है, मतलब अट्रैक्टिव वे में ये आपका हो गया। ठीक है, अट्रैक्टिव जब होगा तो क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसका सारा फीचर्स को इसमें अप्लाई करना है, ठीक है, तो इसको कॉपी करेंगे और इसके फॉर्मेट को आप पेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा, इसका टेक्स्ट इसी में रह जाएगा और इसका फॉर्मेट इसमें अप्लाई हो जाएगा।
ठीक है, यानी एक सिंपल सा जो डॉक्यूमेंट होगा उसको हम लोग फील्ड फॉर्मेट के मदद से इसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा फील्ड फॉर्मेट में कि इसका सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करता है और इसमें अप्लाई कर देता है, आपका वर्ड वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, तो वही चीज आपने यहाँ लिखा हुआ है। दिस मेथड यूजफुल फॉर व्हेन वी नीड टू फॉर्मेट मैनी स्कैटर्ड पैराग्राफ, वर्ड और अदर आइटम्स with the same style that it may be easier to use than making multiple selection first and then apply style of all of them। कहने का मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा मेथड हो गया या एक ऐसा फीचर्स हो गया जिसके माध्यम से हम लोग कोई भी जो बिखरा हुआ आपका पैराग्राफ होगा, कोई भी आपका अनअरेंज पैराग्राफ होगा, डेटा होगा, उसको हम लोग एक क्लिक में फील्ड फॉर्मेट मदद से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको सिंपल पैराग्राफ टाइप किया हुआ है और इसमें पूरा अरेंज किया हुआ है, तो इसको कॉपी करेंगे, इसके फॉर्मेट को पेस्ट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग सारा इसमें डेटा जो है वो अरेंज हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। ठीक है, आपका जब इमेज को हम लोग कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो कभी कभी इमेज का साइज बढ़ जाता है, घट जाता है। ठीक है, बढ़ेगा नहीं, घट जाता है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू सेंड, जब हम लोग सेंड करते हैं किसी फाइल को तो उसके अकॉर्डिंग वो कंप्रेस करके कहीं कहीं सेंड होता है, तो उसके कंडीशन में आपका पिक्चर का रेशियो बदल जाता है। ओके, यहां देखिए करना क्या आपको, कीप स्केल का मतलब होता क्या है, यूजिंग दिस ऑप्शन यू कैन क्रॉप द इमेज विदाउट चेंजिंग द साइज ऑफ इमेज। मान लीजिए इमेज का कोई साइज है 1 KB 2 KB, तो बिना उसके साइज को चेंज किए हुए उसको क्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अगर क्रॉप करेंगे और फाइल का साइज भी वही रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका कीप स्केल का यूज किया जाता है, यानी साइज आपका नहीं घटेगा, क्रॉपिंग हो जाएगा। ओके, अब कीप इमेज साइज में क्या होता है, विदाउट चेंजिंग द हाइट एंड विड्थ ऑफ द इमेज यू कैन चेंज क्रॉप इमेज एंड यूजिंग कीप इमेज साइज। मतलब ये हो गया कि आपका इमेज का साइज, यहां मान लीजिए कि आपका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ आपका दिया हुआ है, लेंथ आपका 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ब्रेथ आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, ये आपका क्या करेंगे, जब इसमें हम क्रॉपिंग करेंगे तो क्रॉपिंग करने के बाद भी ये अपने साइज को कम नहीं करेगा, यानी इसका लंबाई यानी लेंथ 2 सेंटीमीटर रहेगा और ब्रेथ आपका 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो इस कंडीशन में आपको कीप इमेज साइज का यूज किया जाता है। ओके, क्रॉपिंग करने के बाद भी अपने लेंथ और ब्रेथ के साइज को मेंटेन रखेगा। और इसमें क्या होगा, क्रॉपिंग करने के बाद भी आपका जो साइज होगा, जैसे 1 MB का साइज है, 1 KB का साइज है, 2 KB का साइज है, उसको मेंटेन रखेगा। ओके, दोनों में यही डिफरेंस होता है। उसके बाद डिफाइन क्रॉपिंग। क्रॉपिंग क्या होता है, तो क्रॉपिंग मतलब क्या होता है, किसी भी इमेज के बीच का जो पार्ट छोड़कर, ठीक है, बीच का पार्ट छोड़कर साइड से उसके अनवांटेड पार्ट को हटाते हैं। ठीक है, तो क्रॉपिंग में होता क्या है, क्रॉपिंग मीन्स रिमूविंग अनवांटेड एरिया फ्रॉम एन इमेज स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स बाउंड्री। ठीक है, यानी आपका मान लीजिए कोई इमेज है, इमेज के चारों साइड से पार्ट्स को हटाना है, तो इसके लिए हम लोग क्रॉपिंग का यूज करेंगे। और याद रखेंगे क्रॉपिंग कभी सेंटर से नहीं हो सकता है। ठीक है, क्रॉपिंग रिमूव्स अ कंटीन्यूअस सिलेक्शन, दैट इज यू कैन नॉट रिमूव अ रैंडम पार्ट ऑफ द इमेज। ओके, आप इमेज के कोई भी रैंडम पार्ट को नहीं हटा सकते, आपका जब भी हटेगा बॉर्डर साइड से ही हटेगा। अब देखिए डिफाइन टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग मतलब होता क्या है, टेक्स्ट रैपिंग डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन ग्राफिक्स and the surrounding text which may wrap around the graphics on one or both sides or over printed behind in front of the graphics or to be printed behind in front of the graphics। देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है कि आपका टेक्स्ट रैपिंग एक ऐसा मेथड हो गया जिसके माध्यम से आपका जो टेक्स्ट होगा उसके ऊपर साइड में या फिर सेंटर में हम लोग किसी इमेज को कैसे एडजस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक आपका सेंटेंस यहां लिखा हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है। अगर आप किसी भी इमेज को पेस्ट करते हैं तो सेंटेंस जो होता है उसके अकॉर्डिंग आगे पीछे स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है। ठीक है, तो उसमें टेक्स्ट रैपिंग का एक ऑप्शन होता है, आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट होता है, उसके बाद बिहाइंड टेक्स्ट होता है, बिहाइंड टेक्स्ट होता है। ये सब मेथड द्वारा क्या होता है कि हम लोग टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट के बिहाइंड में, टेक्स्ट के बगल में, टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में, टेक्स्ट के राइट साइड में किसी भी इमेज को एडजस्ट करेंगे, ग्राफिक्स को एडजस्ट करेंगे, वही आपका टेक्स्ट रैपिंग अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, उसमें आपको क्या होगा
कि इमेज जो है वो आपको यहां पे एडजस्ट हो सकता है, या इसके ऊपर एडजस्ट हो सकता है, या इसके पिक्चर जो लिखा हुआ है उसके बैकग्राउंड में एडजस्ट हो सकता है। तो ये सब मेथड आपको टेक्स्ट रैपिंग के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। यानी प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट, आपको टेक्स्ट को प्लेस करना है, एडजस्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। जो आपका इमेज लिखा होता है उसके चारों साइड में टेक्स्ट होता है, सराउंडिंग टेक्स्ट होता है, उसके एडजस्टमेंट के लिए हम लोग टेक्स्ट रैपिंग का यूज करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 8 है, डिफाइन एंकरिंग। एंकरिंग क्या होता है? द ग्राफिक्स रेफरेंस पॉइंट इज रेफर्ड टू एज IT. दिस पॉइंट could represent the object location on page or in the frame. An anchor point is always present is an image. देखिए एंकरिंग क्या होता है? ये जो है एक ऐसा पॉइंट होता है जो ऑब्जेक्ट के लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ऑब्जेक्ट मतलब क्या आ गया? जो आप पिक्चर ड्रॉ करते हैं, जस्ट लाइक मान लीजिए सर्कल हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, लाइन हो गया, जो भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करते हैं ड्राइंग टूलबार से, ठीक है, उसके रेफरेंस को, लोकेशन को इंडिकेट करता है, ठीक है। और एंकर पॉइंट जो होता है हमेशा इमेज में ही प्रेजेंट होता है, ओके, हमेशा इमेज में प्रेजेंट होगा। उसके बाद है डिफाइन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या होता है? अरेंजमेंट इज अ ग्राफिक ऑब्जेक्ट मीन्स टू डिटरमाइन इट्स vertical position relative to other graphic object or text. Arrangement is only relevant when objects are overlapping. It controls how graphics are stacked upon each other or relative to the text. देखिए अरेंजमेंट क्या आता है? तो अरेंजमेंट एक ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट हो गया, जिसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट के पास हम लोग किसी भी ग्राफिक्स को कैसे एडजस्ट करेंगे, वो उसका अरेंजमेंट कहलाएगा। जस्ट लाइक मान लीजिए आपका न्यूज़पेपर जो आपका लिखा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका वर्ड लिखा होगा और एक यहाँ पे आपका ऐसे लिखा होता है, ठीक है। ये आपके अरेंजमेंट की मदद से ही होता है। यानी अरेंजमेंट में क्या होगा कि जो भी ग्राफिक्स होगा, ऑब्जेक्ट होगा, टेक्स्ट होगा, वो लोग हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी ओवरलैप कर रहा है, मान लीजिए एक आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट लिखा हुआ है और इस पे आप किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किए, पेस्ट किए, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ढक गया। ऑब्जेक्ट सॉरी जो टेक्स्ट हो गया क्या? ऑब्जेक्ट से ढक गया। तो उस कंडीशन में आपका अरेंजमेंट यूज होगा। अरेंजमेंट यूज करके हम लोग क्या करेंगे? टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपका जो ग्राफिक्स होगा, पिक्चर होगा, उसको एडजस्ट करेंगे, ओके। अब देखिए व्हाट इज अ टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट होता क्या है? A table of content is a list or a table listing all the chapters or section titles or headings along with their commencing page numbers. A table or content is usually given in the beginning of a book. देखिए टेबल ऑफ कंटेंट या एक ऐसा टेबल लिस्टिंग होता है जिसके माध्यम से हम लोग टेबल के हेडिंग के द्वारा किसी भी कंटेंट के रेफरेंस को पेज नंबर के द्वारा इंडिकेट करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपका बुक है इंडेक्स। बुक में जो इंडेक्स आपका दिया होता है वो टेबल ऑफ कंटेंट का एक बेस्ट एग्जांपल हो गया। जैसे कोई भी आपका इंडेक्स बना होता है, देखते होंगे इंडेक्स जो बना होता है वहां पे आपको यहाँ पे टॉपिक लिखा रहेगा और यहाँ पे आपका पेज नंबर लिखा होता है। जो भी टॉपिक होगा उसके अकॉर्डिंग आपका पेज नंबर यहाँ बना होता है। ये आपको क्या हो गया? टेबल ऑफ कंटेंट। अब क्या होता है इससे फायदा कि अगर यहाँ चेंज कीजिएगा, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ भी चेंजेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ कुछ टॉपिक चेंज कीजिएगा तो बुक के अंदर में जो टॉपिक आपका चैप्टर 2 दिया हुआ है, ठीक है, वहां बदल जाएगा। इससे फायदा ये होता है, जैसे मान लीजिए आपका चैप्टर 1 में कोई टॉपिक लिखा हुआ है, ठीक है, चैप्टर 1 में टॉपिक लिखा हुआ है, आपने टॉपिक यहाँ चेंज किया चैप्टर 1 का टेबल ऑफ कंटेंट में, तो आपका अंदर में जहां चैप्टर 1 शुरुआत होगा वहां भी टॉपिक बदल जाएगा विथ रेफरेंस ऑफ पेज नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट बनाने से यही फायदा होता है। तो टेबल ऑफ कंटेंट के लिस्ट और टेबल लिस्टिंग ऑल द चैप्टर्स और सेक्शन टाइटल और हेडिंग along with the commencing page numbers. टेबल ऑफ कंटेंट्स इज यूजुअली गिवन इन द बिगिनिंग ऑफ बुक। कोई भी बुक हो गया, कोई भी आपका कंटेंट हो गया, उसके स्टार्टिंग में जो आपका दिया रहेगा इंडेक्स टाइप का या कंटेंट दिया रहता है, वही आपका टेबल ऑफ कंटेंट कहलाता है। अब देखिए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हायरार्की ऑफ हेडिंग। हायरार्की मतलब क्या हो गया? हेडिंग, सब हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल, ठीक है, इस तरह का होता है।
Hierarchy of heading, it means the clearly defined levels of headings where higher level heading pertain to title, main heading and subheading. The lower level heading pertain section and subsection etc. देखिए hierarchy of heading मतलब क्या होता है, इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग लेवल होता है। यानी आपका अगर सबसे ऊपर हेडिंग दिया रहेगा तो हेडिंग के नीचे आपका होगा सब हेडिंग होता है, ठीक है। सब हेडिंग को कोई डिफाइन करेगा आपका, फिर आपका यहाँ पे हो जाएगा कुछ टाइटल हो जाएगा, टाइटल के नीचे सब टाइटल हो जाएगा। तो ये सब चीज जो है आपको हायरार्की ऑफ हेडिंग के अकॉर्डिंग आता है। यानी एक के नीचे दूसरा, दूसरा के नीचे तीसरा, तीसरा के नीचे चौथा, ठीक है। और एक दूसरे को अगर इसको देखेंगे तो रिवर्सिंग और ऐसे ऑर्डर में या फिर आपको ऐसे ऑर्डर में सब एक दूसरे को डिफाइन करते हुए चला जाएगा, एक्सप्लेन करते हुए चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए टेम्पलेट्स होता क्या है। A document template is a blueprint document. A document template is a blueprint document containing formatting features like styles, headers or footers, macro etc. based on which actual document can be created, which will automatically have all the features defined in templates on which the document is based. कहने का मतलब ये हो गया कि टेम्पलेट्स एक ऐसा ब्लूप्रिंट हो गया डॉक्यूमेंट में का जिसमें आपका फॉर्मेटिंग स्टाइल, पैराग्राफ स्टाइल, आपका हेडर, फुटर, जो भी आपको चाहिए सब कुछ पहले से बना होता है। उसको अप्लाई कीजिए और उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मेट जो है बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि टेम्पलेट्स और स्टाइल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो टेम्पलेट्स क्या हो गया, जिसमें हम लोग टेम्पलेट्स में हर चीज आपको पहले से बनाया रहेगा, ठीक है। चाहे फुटर्स हो, पैराग्राफ स्टाइल हो, लिस्ट स्टाइल हो, हर चीज का उसमें फॉर्मेटिंग किया होता है अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट्स, ठीक है। बट स्टाइल में क्या होता है, हमको अप्लाई करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। जैसे पैराग्राफ रहेगा तो पैराग्राफ के लिए अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, लिस्ट रहेगा तो लिस्ट के अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे, ओके। तो यहाँ क्या है कि आपका टेम्पलेट्स एक ऐसा ब्लूप्रिंट या डॉक्यूमेंट हो गया जिसमें आपको फॉर्मेटिंग फीचर्स होता है। जैसे आपका स्टाइल हो गया, आपका हेडर हो गया, फुटर हो गया, माइक्रो हो गया, जो भी आपको डॉक्यूमेंट में चाहिए सब कुछ आपको टेम्पलेट्स के अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। दैट इज अ ब्लूप्रिंट। इसको हम लोग अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपका डॉक्यूमेंट बनके तैयार हो जाता है। अब देखिए व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स का एडवांटेज होता क्या है। एडवांटेज ऑफ टेम्पलेट्स आर टेम्पलेट सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट क्रिएशन, सबसे पहली बात। सेकेंड है टेम्पलेट सेव टाइम एंड मनी, एंड थर्ड ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लियरिटी। यानी टेम्पलेट से आपको ये तीन फायदा हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग भी और आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज कंसोलिडेटिंग ऑफ डेटा। ये आपका आ गया टॉपिक, किसमें आपका स्प्रेडशीट से टॉपिक आ गया। आपका अभी तक में क्वेश्चन 13 क्वेश्चन जो था वो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन था और अब आपका आता है इससे स्प्रेडशीट से, ठीक है। तो देखिए डेटा कंसोलिडेट मतलब करना क्या होता है। कंसोलिडेट मतलब होता है सारे डेटा को मिलाना, मिक्स करना, ठीक है। उससे फायदा क्या होता है कि आपका डेटा को एनालाइज करने में सुविधा हो जाएगा। मल्टीपल डेटा को एक जगह हम लोग उसको ये देख सकते हैं, उसको समराइज कर सकते हैं, उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जो निकालना है वो निकाल सकते हैं, ठीक है। डेटा कंसोलिडेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कंसिडरिंग डेटा फ्रॉम सेवरल वर्कशीट कैन बी प्रिपेयर अ कंसोलिडेटेड सिंगल समरी रिपोर्ट आउट ऑफ इट। यानी आपका मल्टीपल जो वर्कशीट में काम किया हुआ है डेटा, ठीक है, वो आपको एक सिंगल वर्कशीट में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसका समरी निकाल सकते हैं, उसका रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। डेटा कंसोलिडेशन फैसिलिटेट इजियर एडिटिंग एंड viewing of information since it show the data in aggregate और summary form। तो डेटा कंसोलिडेट से होता क्या है, इसमें आप किसी भी डेटा को आसानी से एडिट कर सकते हैं, उसका समरी निकाल सकते हैं और सारे डेटा को एक जगह आप एनालाइज भी कर सकते हैं, उसका कोई आप इंफॉर्मेशन निकालना चाहे तो इंफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। अब है आपका व्हाट इज सब टोटल। सब टोटल होता क्या है या सब टोटल के फीचर से हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं। The subtotal function performs calculations like sum, average, count and more while dynamically adapting to filtered or hidden row. This make a versatile tools for summarize data in a list or table। देखिए सब टोटल जो होता है वो एक ऐसे फंक्शन को परफॉर्म करता है या ऐसा कैलकुलेशन परफॉर्म करता है जिसमें आपका सम हो सकता है, एवरेज निकल सकता है,
काउंट निकाल सकता है, और बहुत सारा ऐसा ऑप्शन होता है जिसको हम लोग सब टोटल की मदद से करते हैं। और आप लोग देखे होंगे कि इस तरह का आपका सिंबल बना होता है, जो इस पर क्लिक करते हैं तो आपका डिफरेंट डिफरेंट टूल्स आपको ओपन होता है, और वहां से हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन निकाल करते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो ये सब फंक्शन आपको उसमें होता है। और इसके माध्यम से हम लोग बहुत सारे डेटा को जो टेबल में लिस्ट में दिया होता है उसको अपने अकॉर्डिंग टास्क को परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है। व्हाट इफ एनालिसिस एंड हाउ इज इट यूजफुल। व्हाट इफ एनालिसिस होता क्या है और ये कैसे यूजफुल होगा। What if analysis is the process of determining the effect on outcomes in a spreadsheet calculation through systematic changes in the input। तो what if analysis एक ऐसा प्रोसेस हो गया जिसके माध्यम से हम लोग आउटकम्स में क्या चेंज आता है विद द हेल्प ऑफ इनपुट, यानी इनपुट डालने के बाद आउटपुट में क्या चेंज आएगा, आउटकम्स में क्या चेंज आएगा, ये प्रोसेस को डिटरमाइन करता है आपको व्हाट इफ एनालिसिस। यानी इनपुट में क्या बदलाव करेंगे जो हमारा आउटपुट चेंज आएगा, या आउटपुट हमें जो चाहिए वो इनपुट में हम क्या डालेंगे जो मेरे अकॉर्डिंग आउटपुट आ जाएगा। ओके, ये यूजफुल क्यों है? इट इज यूजफुल फॉर एनालाइजिंग डिफरेंट इनपुट वैल्यू एंड देयर इंपैक्ट ऑन आउटकम्स। तो ये इसलिए है क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग इनपुट वैल्यू को डालकर उसके आउटकम को एनालाइज कर सकते हैं। दिस वे वन कैन टेक बेटर डिसीजन बेस्ड ऑन डिफरेंट इनपुट एंड देयर आउटकम्स। और इसमें क्या होता है कि हम लोग अलग अलग कंडीशन में अलग अलग इनपुट डाल के किसी भी रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं कि हमें आखिर चाहिए क्या। तो जो हमें चाहिए वो अलग अलग इनपुट डाल के उस रिजल्ट को, आउटकम्स को हम लोग परफॉर्म करते हैं। अब देखिए व्हाट इज सॉल्वर। सॉल्वर होता क्या है? द सॉल्वर ऑप्शन इज अ टूल्स मेनू इज एसेंशियली अ मोर एडवांस वर्जन ऑफ गोल सीक। देखिए सॉल्वर टूल्स जो होता है वो गोल सीक से कहीं ज्यादा बेटर होता है और उससे एडवांस होता है। इसका काम क्या है? द सॉल्वर ऑन द अदर हैंड डील्स विद इक्वेशन इन्वॉल्विंग सेवरल अननोन वेरिएबल। तो सॉल्वर कहां काम करेगा? जहां पे आपको कोई भी वैल्यू जो है आपको नहीं मालूम है, उस कंडीशन में सॉल्वर यूज करेंगे। यानी आपको इनपुट नहीं मालूम है, आपको इनपुट क्या आना चाहिए, क्या डालना है वो आपको नहीं मालूम है, तो उस कंडीशन में सॉल्वर का हम यूज करेंगे। दिस इज मिनिमाइज और मैक्सिमाइज द रिजल्ट बेस्ड ऑन सेट ऑफ रूल्स यू कैन स्पेसिफाई। इसमें क्या हो सकता है कि सॉल्वर के मदद से हम लोग किसी भी रिजल्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आप आउटपुट में बदलेंगे, आउटपुट डालेंगे तो हो सकता है इनपुट में चेंजेस देखने को मिले, अगर इनपुट बदलेंगे तो आउटपुट में चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अपने अकॉर्डिंग जो वेरिएबल, जो डेटा आपको अननोन है या जिसके बारे में जानकारी नहीं है, उस कंडीशन में अननोन वेरिएबल के लिए, अननोन आपका डेटा के लिए या अननोन कोई भी रिजल्ट के लिए हम लोग सॉल्वर का यूज करते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जिसको आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कोई अननोन इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए किसी को लोन लेना है, अगर उसको 2000 रुपया आपको ईएमआई देना है, तो भाई इसके लिए लोन अमाउंट क्या होगा, ईएमआई क्या बनेगा, सब अननोन है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सॉल्वर का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए व्हाट इज द यूज ऑफ सिनेरियो टूल्स। इसका यूज क्या है? A scenario is what if analysis tool which help build a model where each change in made in value are reflected in the possible outcomes। Scenario जो है एक what if analysis tool है जिसके माध्यम से हम लोग एक ऐसा मैकेनिज्म, एक ऐसा मॉडल को तैयार करते हैं जिसमें हम लोग इनपुट में क्या बदलाव करेंगे जो हमारा आउटकम्स जो होगा प्रभावित होगा, आउटपुट में कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है, आउटकम्स आपका देखने को मिलेगा विच इज बेस्ड ऑन सम फॉर्मूला यूजिंग दिस वैल्यू। और ये कोई ना कोई फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जनरेट किया जाता है, बनाया जाता है, जिसमें इनपुट बदलने के बाद आपको आउटकम में या आउटपुट में कुछ बदलाव देखने को मिलता है, जैसा कि यहां पे आप देख रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है 19, व्हाट इज द यूज ऑफ गोल सीक टूल। गोल सीक टूल का यूज क्या होता है? A goal seek is a what if analysis tool that calculate backward to obtain an input that would yield a given output। यानी सिंपल समझ लीजिए कि गोल सीक भी एक आपका व्हाट इफ एनालिसिस टूल है जो आपको बैकवर्ड तरीके से कोई भी कैलकुलेशन करता है, यानी आपको आउटकम्स जो है आउटकम्स के अकॉर्डिंग इनपुट को जनरेट करेगा। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक क्या होता है?
A document hyperlink is a link clicking on which opens a linked document such as a spreadsheet or text document or an image file and so on. देखिए, डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जिसपे क्लिक करने के बाद आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ओपन होगा, चाहे आपका स्प्रेडशीट हो, ओपन ऑफिस हो, एमएस वर्ड हो, इमेज हो या कोई फाइल हो, यानी फाइल खुलेगा। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक में कोई ना कोई आपका डॉक्यूमेंट ओपन होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, इंटरनेट हाइपरलिंक एंड डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक। ये क्या होता है? तो रिलेटिव हाइपरलिंक क्या हो गया? These are the hyperlink that takes the path of document with respect to current active location। यानी आपका रिलेटिव हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक होता है जो आपको डॉक्यूमेंट के पाथ को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल वे समझ लीजिए, जो आपको बताता है कि डॉक्यूमेंट कहां पे सेव है, उसके पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या हो गया? These are the hyperlink that takes the path to reach the document स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप मोस्ट फोल्डर। और इसमें क्या होता है कि ये भी आपको डॉक्यूमेंट के पाथ को रिप्रेजेंट करेगा, बट वो पाथ जो है आपको डॉक्यूमेंट को टॉप मोस्ट से कहां से खोलेगा? टॉप मोस्ट, यानी स्टार्टिंग से रिप्रेजेंट करेगा। एब्सोल्यूट में क्या होगा? आपको टॉप मोस्ट जहां से स्टार्ट है, जहां फोल्डर फाइल जहां से रखा हो वहां से आपको रिप्रेजेंट करेगा। और इसमें क्या होता है? सिर्फ आपको फाइल और फोल्डर को रिप्रेजेंट कर देगा, पाथ रिप्रेजेंट कर देगा। ये स्टार्टिंग से करेगा, लेकिन ये जहां पे सेव है सिर्फ उस लोकेशन को रिप्रेजेंट कर देगा। ओके। इंटरनेट हाइपरलिंक क्या होता है? एक ऐसा लिंक हो गया, यूआरएल हो गया, जिसको जो आपका डॉक्यूमेंट इंटरनेट पे सेव होगा या इंटरनेट से रिलेटेड होगा, वेब पे सेव होगा, जिस पे क्लिक करने के बाद आप किसी वेब पेज को इंटरनेट पेज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है। डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक अब पहले बताया गया कि डॉक्यूमेंट हाइपरलिंक एक ऐसा लिंक हो गया जिसपे क्लिक करने के बाद आपका कोई ना कोई डॉक्यूमेंट ओपन होगा, जैसे स्प्रेडशीट हो गया, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, वर्ड फाइल हो गया, इमेज फाइल हो गया। ये कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको ओपन होना ही होना है। अब देखिए क्वेश्चन है 22, व्हाट इज द यूज ऑफ मल्टीपल शीट इन वर्कबुक? मल्टीपल शीट हेल्प कीप इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड इन अ वर्कबुक। Different data can be stored in separate sheet for a better organization. However, when the need arises, these separate sheets can be linked to, and this way all data can be used even while it is in different sheets. कहने का मतलब ये हो गया कि मल्टीपल शीट जो होता है वो हर एक डेटा को ऑर्गेनाइज फॉर्म में रखता है। हम लोग जब स्प्रेडशीट में वर्क करते हैं तो शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 जितना भी शीट चाहिए उसमें अलग अलग डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी अलग अलग शीट में डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। अब इसको कंबाइन करने की जरूरत क्यों पड़ता है? तो मान लीजिए आपको डेटा को समराइज करना है, ठीक है, तो हम लोग डेटा को समराइज करके इधर कंबाइन कर देते, कंसोलिडेट कर लेते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल शीट में रहता है तो सारे शीट में डेटा रहने से क्या होता है? उसे ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है, पहला। सेकेंड ये हो गया कि हर डेटा को हम लोग अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि डेटा को सेपरेट रखा जा सकता है। उसके बाद चौथा ये हो जाएगा कि हम हर डेटा को सेपरेटली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हर शीट में, मल्टीपल शीट में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का बहुत सारा फीचर्स होता है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम लोग हर एक डेटा को चाहे तो फ्यूचर में उसको लिंक कर सकते हैं। शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 जितने भी आपका शीट में डेटा है सारे को लिंक करके एक जगह हम लोग उसका रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, समरी रिपोर्ट बना सकते हैं। उसके बाद है व्हाट इज द नीड फॉर शेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इन कैल्क? कैल्क में हम लोग यानी स्प्रेडशीट में हम लोग किसी भी डेटा को शेयर क्यों करते हैं? शेयर करने से फायदा होता क्या है? शेयरिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट मीन्स व्हेन मल्टीपल यूजर कैन व्यू, एडिट और रिव्यू द चेंजेस मेड इन डॉक्यूमेंट। Thus, sharing of a document is useful when there are multiple stakeholders for a document. होता क्या है इसमें? आपका शेयरिंग करने से क्या होता है कि जितना मल्टीपल यूजर हैं, यानी एक सीट को अगर मल्टीपल यूजर वर्क कर रहे हैं उस पर, तो सारे यूजर उसको देख सके, शेयर करने से मॉडिफाई कर सके, एडिट कर सके, या कुछ अगर करेक्शन करना है तो करेक्शन भी कर सके। ठीक है। शेयरिंग करने से फायदा ये होता है कि एट ए टाइम एक बार में सारे लोग उसको यूज करके अपना ऑब्जर्वेशन दे सके, अपना कोई भी उसमें एडिटिंग करना हो या कोई भी अपना मॉडिफिकेशन करना हो वो कर सके।
व्हाट इज द यूज ऑफ रिकॉर्ड चेंज मोड, एक कैल्क में एक रिकॉर्ड चेंज होता है, उसका यूज होता क्या है, ठीक है। रिकॉर्डिंग ऑफ चेंजेज स्पेसिफिक एडिटिंग मोड वेयर इट इज पॉसिबल टू मेक टेम्पररी चेंज इन अ डॉक्यूमेंट which can be later be made permanent by accepting them or undone by rejecting them। देखिए, रिकॉर्डिंग चेंज एक ऐसा एडिटिंग मोड होता है जहां पे मान लीजिए अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताया गया कि आपका डेटा को शेयर क्यों किया जाता है, तो डेटा शेयर करने से होता है क्या है कि आप मल्टीपल लोग उसमें वर्क कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वर्क करने के बाद उसमें कुछ चेंजेस करना है, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है, तो मॉडिफिकेशन करने के लिए वहां पे मॉडिफिकेशन किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं तो उसका रिक्वेस्ट आएगा, कहीं ना कहीं उसका आपको परमिशन आएगा कि हाँ भाई इसको हम चेंज करें या ना करें। तो जैसे ही उसको चेंज करेंगे तो चेंज के लिए रिक्वेस्ट आएगा, तो वो कहाँ पे आता है आपको, रिकॉर्डिंग मोड में आता है। एक रिकॉर्ड मोड होता है, रिकॉर्ड चेंज मोड होता है, वहां पे आपको आएगा, ठीक है। उसको बोलते हैं रिकॉर्ड चेंज मोड, रिकॉर्ड चेंज मोड, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या होगा, आपका एक रिक्वेस्ट आता है कि जो यूजर ने चेंजेस किया है क्या आप उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट के ऑनर है, ठीक है। आपने दूसरे को दिया, शेयर किया कि भाई देख लीजिए आपका इसमें कोई गड़बड़ी तो सही कर दीजिए, तो वो दूसरे लोग जो मान लीजिए जितना भी एम्प्लॉय के अंदर काम कर रहे हैं वो सारे लोग ऑब्जर्व किए, ऑब्जर्व करने के बाद सभी लोग चेंजेस अप्लाई कर दिए। तो चेंजेस अप्लाई करने के बाद वो रिकॉर्ड चेंज मोड जो है आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, रिक्वेस्ट के फॉर्म में आ जाएगा। और रिक्वेस्ट को जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो चेंज आपके यहाँ अप्लाई हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो चेंजेस अप्लाई नहीं होगा। वही आपका रिकॉर्ड चेंज में होता है, ये आपका मोड होता है जिसमें आपका रिकॉर्डिंग के लिए चेंजेस के लिए आपका एक परमिशन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, उसके लिए आपको एक रिक्वेस्ट आएगा, एक आपका एक कह सकते हैं कि दूसरे यूजर के यहां से आपको एक परमिशन मांगेगा कि क्या आपको चेंज करके भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, ठीक है। यानी यहां पे आपको हर चीज को आप एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो रिकॉर्ड चेंज मोड में क्या होता है, किसी भी चेंज को हम लोग टेम्पररली या परमानेंटली एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैक्रो क्या होता है। अब मैक्रो इज सेव्ड नेम सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्टॉक्स दैट आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज। यानी मैक्रो एक ऐसा सीक्वेंस होता है या कमांड होता है या की स्टॉक होता है जो स्टोर किया जाता है आपको स्प्रेडशीट में, जिसको हम लोग बाद में यूज कर सके। उसके बाद है व्हाट इज द नीड ऑफ मैक्रो। मैक्रो का यूज होता क्या है, मैक्रो आर यूजफुल व्हेन सेम सेट ऑफ की स्टॉक एक्शन टास्क आर टू बी रिपीटेड यूजिंग मैक्रो वन नीड्स टू परफॉर्म दीज एक्शन या टास्क ओनली वंस and record their sequence which later can be rerun as many times as needed। देखिए मैक्रो में होता क्या है, किसी भी सेम सेट या की स्टॉक या एक्शन या टास्क को हम लोग सेव करते हैं, स्टोर करते हैं। अगर उसी सीक्वेंस को, उसी टास्क को, उसी की स्टॉक को अगर दूसरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है तो हम लोग सेम चीज को मैक्रो के मदद से अप्लाई कर सकते हैं बिना टाइम को गवाए। यानी मैक्रो क्या करता है, सेम फॉर्मेटिंग को, सेम जितना भी उसमें आपने अप्लाई किया है डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग चेंजेस जो भी अप्लाई किया है, सेम चीज आपको अगर दूसरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई करना है तो मैक्रो क्या करता है, सेम चीज को आपको दूसरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई कर देगा। जो इसको हम लोग बार बार करना चाहते हैं वो एक बार में आपको बटन दबाने से क्या होगा, सेम फॉर्मेटिंग, सेम स्टाइल, सेम डॉक्यूमेंट आपका दूसरे जगह ट्रांसफर हो जाएगा, दूसरे जगह अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए डेटाबेस होता क्या है, ये अब देखिए यहां से क्वेश्चन आपको आ गया डेटाबेस से, ठीक है। आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन स्प्रेडशीट 2 यूनिट कवर हुआ, 3rd यूनिट में आपका हो गया डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस होता क्या है, तो अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा। अ डेटाबेस सिस्टम स्टोर डेटा सेंट्रली एट वन प्लेस where from all applications can get the data required। मतलब ये हो गया कि डेटाबेस एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो गया या ऐसा एक तरह का
ये कह सकते हैं स्टोरेज लोकेशन या लोकेशन जहां पे डेटा जो है आपको सेंट्रली स्टोर होता है, ठीक है। और वहां से हम लोग अपने अकॉर्डिंग किसी डेटा को एक्सेस करते हैं और मॉडिफिकेशन करते हैं, और जरूरत पड़े तो वहां से हम लोग शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ डेटाबेस का कुछ एग्जांपल आपका दिया हुआ है, MySQL हो गया, PostgreSQL हो गया, Oracle डेटाबेस हो गया, Microsoft SQL हो गया, उसके बाद आपका हो गया Microsoft SQL सर्वर हो गया, उसके बाद SQLite एक्सेट्रा। इसमें से कोई एक दो याद आना चाहिए। यहाँ एक एग्जांपल बोला गया लेकिन मैंने 3-4 लिख दिया है। What does DBMS स्टैंड्स फॉर? तो DBMS का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और ये एक ऐसा कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम है, यानी कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड सिस्टम हो गया जहां पे हम लोग किसी भी डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करते हैं। डेटाबेस का काम क्या है? किसी भी डेटा को डिजिटल फॉर्म में स्टोर करना, जिसको हम लोग भविष्य में, फ्यूचर में यूज कर सके। अब क्या है, व्हाट इज फील्ड इन डेटाबेस? डेटाबेस में फील्ड होता क्या है? देखिए, अ फील्ड इज एन एरिया या रिजर्व फॉर अ स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा। इट इज ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स। एग्जाम्पल में हो गया कस्टमर नेम। देखिए, फील्ड होता क्या है? अगर कोई भी एरिया जहां पे आपको किसी भी डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, वही आपका फील्ड कहलाता है। अब देखिए फील्ड में कैसे होगा। अब मान लीजिए एक टेबल बना हुआ है, आपको एक टेबल बना हुआ है ऐसे, अब पूछा जाएगा कि इसमें फील्ड कौन सा हो गया, ठीक है। अगर आपका टेबल बना हुआ है, क्वेश्चन आ जाए कि मान लीजिए टेबल बना है, इसमें फील्ड रिप्रेजेंट कीजिए। यहाँ पे आपका मान लीजिए नेम दिया हुआ है, यहाँ क्लास दिया हुआ है, यहाँ रोल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्या कहलाएगा? यही आपको फील्ड कहलाएगा, ठीक है। यही आपका फील्ड कहलाता है। जितना टेबल में आपको जो रहेगा कॉलम के फॉर्म में, ये आपको फील्ड कहलाएगा। इसी फील्ड में हम लोग डेटा को इंटर करते हैं, डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका ये फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया, ये फील्ड हो गया, और इसी फील्ड को हम लोग एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में कस्टमर नेम दिया हुआ है, यहाँ पे कस्टमर नेम लिख दीजिए, उसका एड्रेस लिख दीजिए, उसका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, दैट इज कॉल्ड फील्ड। ये आपको फील्ड कहलाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद डिफाइंड फॉर्म्स एंड व्हाट इज द नीड ऑफ यूजिंग देम। फॉर्म्स क्या होता है और उसको हम लोग यूज क्यों करते हैं? और फॉर्म्स is a window or a screen that containing numerous field or spaces to enter data। देखिए, फॉर्म्स एक ऐसा विंडोज हो गया, विंडो मतलब एक तरह का मान लीजिए ऐसा विंडो आपका हो जाएगा या स्क्रीन, जिसको ओपन करने के बाद हम अपने सारे डिटेल्स को भरते हैं। जस्ट लाइक मान लीजिए कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं किसी कंपटीशन के लिए, कोई ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं किसी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो वो सब आपको फॉर्म्स का एग्जांपल है। उसमें डिफरेंट फील्ड बनाता है। फील्ड मतलब आपको जगह बना रहेगा, नेम का, उसके बाद एड्रेस का, फादर्स नेम का, मदर्स नेम का, आधार नंबर का, मोबाइल नंबर का, एड्रेस का, सारा फील्ड बनाता है। उस फील्ड में हम लोग अपने डिटेल्स को भरते हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स। वही फॉर्म्स कहलाता है, ठीक है। फॉर्म्स कैन बी यूज्ड टू व्यू एंड एडिट योर डेटा। इट इज एन इंटरफेस एंड यूजर साइड लेआउट। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्म्स को भरते हैं। फॉर्म्स भरने से फायदा क्या होता है कि हम किसी भी डेटा को रिव्यू कर सकते हैं। जैसे आप जब कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो भरने के बाद लास्ट में उनका डेटा रिव्यू होता है, यानी आप उसको एक नजर देख के चेक कर सकते हैं कि आपका डेटा सही से भरा हुआ है या नहीं है। और वो आपको एक लेआउट को रिप्रेजेंट करता है कि आपका डेटा जो है वो कैसा दिखेगा। जैसे आप फॉर्म भरते होंगे ऑनलाइन, तो फॉर्म भरने के बाद जब उसका सबमिशन करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो आपका उसका फाइनल आपका प्रिंट निकलता है, ठीक है। वो प्रिंट अब क्या होगा, आपको दिखाएगा, लेआउट दिखाएगा कि उसमें आपको कैसा कैसा डेटा को भरा गया और उस डेटा में फील्ड में क्या क्या आपका जो मांगा गया उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या भरे हैं। अब देखिए, व्हाट डज RDBMS स्टैंड फॉर? RDBMS मतलब होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी अगर DBMS का फुल फॉर्म आपको आता है, ठीक है, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। और R मतलब क्या होगा? रिलेशनल, यानी रिलेशन बनाएगा वहां पे, ठीक है, यानी रिलेटेड रहेगा, एक दूसरे रिलेटेड रहेगा। तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इट इज अ टाइप ऑफ DBMS दैट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ रिलेशन या टेबल। यानी ये जो डेटाबेस को स्टोर करता है किसके फॉर्म में? टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। एक टेबल दूसरे टेबल से रिलेटेड रहेगा। अब देखिए, हाउ डेटा ऑर्गेनाइज इन RDBMS। अब RDBMS में आपको डेटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसका आंसर देखिए, अ रिलेशनल डेटाबेस इज अ टाइप ऑफ डेटाबेस
It uses a structure that allow us to identify and access data in relation to another piece of data in database। देखिए, तो रिलेशनल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस हो गया जहां पे एक डेटा जो है, एक स्ट्रक्चर जो है दूसरे स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, एक स्ट्रक्चर जो है दूसरे स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होगा डेटाबेस में, और एक जगह से दूसरी जगह हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, आपका दो टेबल बना रहेगा, ठीक है, एक टेबल यहां बना रहेगा इस तरह से और एक टेबल यहां बना रहेगा, और ये दोनों जो है आपको आपस में कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, तो ये आपको अगर इसमें से कोई अगर ये चाहे तो इससे इंफॉर्मेशन ले सकता है और ये चाहे तो इससे इंफॉर्मेशन ले सकता है। ठीक है, तो ये आपको रिलेशनल डेटाबेस में आता है। डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस ऑर्गेनाइज इनटू अ टेबल, और जो भी डेटा आपको ऑर्गेनाइज होता है डेटाबेस में आपको टेबल के फॉर्म में, वही आपको रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। याद रखिएगा कि जो भी डेटा आपको टेबल के फॉर्म में ऑर्गेनाइज होगा डेटाबेस में, वो डेटाबेस में आपको डेटा जो कहलाएगा वो रिलेशनल डेटाबेस कहलाएगा। रिलेशनल डेटा, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, यानी डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस मतलब हो गया कि जहां पे आपका सारा डेटा स्टोर है। ठीक है, अब वही डेटा आपका टेबल के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो जो एक दूसरे से कनेक्टेड होगा वो आपको रिलेशनल डेटाबेस कहलाएगा। अब पूरा डेटा जब कलेक्टेड है वो आपको डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, राइट एंड टू यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का दो यूज बताना है आपको। आपका हो गया, द टू यूज ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एज फॉलो। सबसे पहला, डेटाबेस एंड डीबीएमएस इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एट सेंट्रलाइज लोकेशन, यानी डेटाबेस डीबीएमएस क्या करता है? सारे डेटा को सेंट्रलाइज फॉर्म में यानी एक जगह स्टोर कर सकता है। इट इज यूज्ड टू मिनिमाइज डेटा रिडंडेंसी एंड डेटा इनकंसिस्टेंसी, और इसमें आपको जो भी डेटा रिडंडेंसी और डेटा इनकंसिस्टेंसी, मतलब इसमें क्या होगा ना कि आपको डेटा जो है मल्टीपल डेटा हो गया या डेटा डुप्लीकेशन हो गया, ये सब को प्रिवेंट करता है, इसको मिनिमाइज करता है। ठीक है, अब क्या हो गया, राइट एंड टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेटाबेस। इसका दो एडवांटेज बताना है। टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग डेटाबेस आर एज फॉलो। सबसे पहला हो गया, इट कैन इंश्योर डेटा सिक्योरिटी, ये आपके डेटा सिक्योरिटी को इंश्योर करेगा। सेकेंड, इट रिड्यूस द डेटा रिडंडेंसी, और इसमें क्या हो गया कि आपको डेटा रिडंडेंसी को इंश्योर करेगा, मतलब आपको डुप्लीकेशन ऑफ डेटा रिडंडेंसी मतलब क्या हो गया? डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, यानी जो डेटा आपको डुप्लीकेट बनेगा उसको प्रिवेंट करेगा आपको, यानी ज्यादा डुप्लीकेट डेटा बनेगा तो वो बता सकता है कि आपको डेटा ये डुप्लीकेट हो रहा है। ओके, अब देखिए, गिव एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। वो तो एडवांटेज हो गया, डिसएडवांटेज क्या हो गया इसमें? आपका हो जाएगा, द टू डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस आर एज फॉलो। सबसे पहला हो गया, अ डेटाबेस सिस्टम क्रिएट्स एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिक्वायरमेंट। A database system is a multiple user software which is less efficient। देखिए, डेटाबेस सिस्टम जो होता है वो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है आपको डेटा का, ठीक है, कोई स्कूल्स का हो गया, कोई कॉलेज का हो गया, या रेलवे का डेटा तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, आपको हॉस्पिटल्स का हो गया, तो अगर बहुत लेंदी डेटाबेस अगर बनेगा तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और जनरली डेटाबेस जो होता है वो मल्टी यूजर होता है, यानी अगर बहुत ज्यादा लोग वर्क करेंगे तो आपका डेटाबेस जो है स्लो हो सकता है। तीसरा डिसएडवांटेज क्या होता है? इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर आपको चाहिए। ठीक है, अगर ढंग का कंप्यूटर नहीं रहेगा तो आपका डेटाबेस जो है सही ढंग से काम नहीं करेगा, हैंग करेगा। उसके बाद है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग, इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी डन। सॉर्टिंग क्या होता है और सॉर्टिंग कितने तरीके से किया जा सकता है? तो देखिए, sorting means arranging element in particular sequence that can be done in two ways। कोई भी particular sequence में अगर किसी डेटा को अरेंज करना है तो वो sorting कहलाता है, चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर हो, चाहे अल्फाबेटिकल हो या न्यूमेरिकल हो। अब देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कैन बी क्रिएटेड इन, एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। इसमें क्या हो गया कि बेस में आपको कितने टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप होता है, तो आपका इसमें 3 टाइप्स हो जाएगा। एक होता है 1 to 1, 1 to many और many to many। ठीक है, तो देखिए 1 to 1 में क्या होता है ना, इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम्स। देखिए होता क्या है कि दो टेबल में आपका क्या होगा, दोनों में आपको
प्राइमरी की बना रहेगा और वो प्राइमरी की जो होगा एक ही से कनेक्टेड रहेगा, उसमें एक टेबल मल्टीपल टेबल से कनेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक टेबल यहाँ दिया हुआ है, एक टेबल यहाँ दिया हुआ है, तो ये टेबल इससे कनेक्टेड हो गया, ये आपका 1 to 1 कहलाएगा। ठीक है, अगर एक टेबल एक और टेबल से कनेक्टेड हो जाएगा तो ये 1 to 1 नहीं कहलाएगा, ये 1 to many हो जाएगा। ठीक है, तो एक टेबल जब दूसरे टेबल से कनेक्टेड है एक ही आईडी से, तो आपको 1 to 1 कहलाता है। ठीक है, ये आपको 1 to 1 कहलाएगा। इसमें क्या होता है, इन दिस रिलेशनशिप बोथ द टेबल्स मस्ट हैव अ प्राइमरी की कॉलम, दोनों टेबल में प्राइमरी की कॉलम होना मस्ट है, जरूरी है। जैसे आपको 1 to 1 में ये भी एग्जांपल हो सकता है। अब देखिए, एक हो गया 1 to many। इन दिस रिलेशनशिप वन ऑफ द टेबल मस्ट हैव प्राइमरी की कॉलम, इट सिग्निफाइड दैट वन कॉलम ऑफ प्राइमरी की टेबल एसोसिएटेड विद ऑल द कॉलम्स ऑफ एसोसिएटेड टेबल। इसमें क्या होता है कि आपका एक प्राइमरी की जो होगा ना, वो आपको दूसरे टेबल से कनेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, यानी एक टेबल जो है वो आपको मल्टीपल टेबल को आगे चल के कनेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे एक रिकॉर्ड दिया हुआ है और एक और यहाँ पे एक रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर बनाएंगे तो टेबल, मान लीजिए इसको हटा देते हैं, हम इस चीज को हटा देते हैं, यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, और मान लीजिए इस टेबल को यहाँ अटैच करना है, तो यहाँ पे एक और हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको 1 to many हो सकता है। यानी एक टेबल जो है, सिंपल समझ लीजिए कि कोई भी एक टेबल, प्राइमरी की का कोई भी एक टेबल जो है दूसरे मल्टीपल टेबल को कनेक्ट करेगा। एक ऐसे टेबल बना रहेगा और दूसरे आपको मल्टीपल टेबल को जो कनेक्ट करेगा, इस तरीके से आपका ये कहलाएगा 1 to many। ठीक है, अब देखिए क्या है, many to many। In this relationship, no table has primary key column. It signifies that all the columns of primary key table are associated with all the columns of the associated table. इसमें क्या होता है, कोई भी आपका टेबल जो है वो प्राइमरी की से मतलब उसमें नहीं है। ठीक है, इसमें हर कोई टेबल हर किसी से कनेक्ट हो सकता है। यानी इसमें पहला टेबल जो होगा वो दूसरे से, तीसरे से, तीसरा टेबल जो होगा पहला, चौथा, जिससे कनेक्ट होना वो कनेक्ट हो सकता है। जिससे एग्जांपल दिया हुआ है, ये पहला इससे भी कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है। ठीक है, ये आपको ये इससे कनेक्टेड है, जिससे चाहे वो इससे कनेक्टेड है, ये आपका इससे भी कनेक्टेड है। तो कोई भी टेबल किसी से कनेक्ट हो सकता है, चाहे रिवर्स ऑर्डर में हो। ठीक है, आपको इधर से इधर हो या इधर से इधर हो, तो ये आपको मैनी टू मैनी कहलाएगा। अब देखिए प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की इज अ फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई एज रिकॉर्ड इन द टेबल। प्राइमरी की एक ऐसा फील्ड होता है जो टेबल में यूनिक रूप से डिफाइन होता है, वो कभी रिपीट नहीं करेगा, जस्ट लाइक यहां दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद है अल्टरनेट की। दिस कीज द की दैट हैव द यूनिक वैल्यू फॉर ईच रिकॉर्ड बट आर नॉट सिलेक्टेड एज द प्राइमरी की आर कॉल्ड अल्टरनेट की। ऐसा की जो प्राइमरी की होगा, ठीक है, या प्राइमरी की नहीं, एक ऐसा की जो यूनिक की होगा बट उसको प्राइमरी की में हम लोग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यूनिक की होगा लेकिन प्राइमरी की में उसको नहीं ले सकते हैं, इस तरह का की को हम बोलते हैं अल्टरनेट की। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ, देखिए ये आपको प्राइमरी की हो गया और यहाँ भी ये आपका अल्टरनेट की हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपका यूनिक आईडी है बट इसको हम लोग प्राइमरी में नहीं ले सकते हैं, इसको हम लोग अल्टरनेट की मिलेंगे। अब देखिए फॉरेन की। A foreign key is a field or collection of field in a relational database table that creates a link between two tables. It is a key used to establish and enforce a link between the data in two tables. देखिए फॉरेन की क्या होता है। फॉरेन की एक ऐसा रिलेशनल डेटाबेस हो गया जिसमें आपको लिंक क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ देखिए एक टेबल आपको यहाँ दूसरे टेबल से कनेक्ट हो गया, ये आपको रिलेशनल डेटाबेस का एग्जांपल हो गया। देखिए एक टेबल दूसरे टेबल से जुड़ गया, लेकिन यहाँ पे एक आईडी जो बना हुआ है ये आपको क्या हो गया, प्राइमरी की हो गया। लेकिन यही आईडी अगर यहाँ रिपीट हो गया, ठीक है, टेबल तो आपका 2 बन गया, तो यहाँ प्राइमरी की नहीं लेंगे, ये आपको 2 टेबल के लिए फॉरेन की हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए यहाँ पे एक और टेबल हम बना दिए, ठीक है, यहाँ लिख दिए हम लोग आईडी और यहाँ लिख दिए मोबाइल नंबर। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ से ऐसे कनेक्ट हो, ये भी आपको फॉरेन की हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपको एक और टेबल को जनरेट कर दिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा टेबल हो गया जो आपको लिंक को क्रिएट करेगा, एक लिंक बनाएगा, 2 टेबल 3 टेबल के बीच में लिंक एस्टेब्लिश करेगा, वही आपको फॉरेन की हो जाएगा। और ये सारे जो आपका टेबल दिया हुआ है
वो आपको सबका यूनिक क्या है, आईडी दिया हुआ है, ये आईडी सबका कॉमन हो जाता है, जब वो फॉरेन की हो जाएगा। फॉरेन की जो है आपको प्राइमरी की से जुड़ा हुआ है। अब देखिए अब यहां है वाटर फॉर्म्स, क्यूरीज एंड रिपोर्ट्स इन बेस, तीनों को डिफाइन करना है। तो फॉर्म्स आपको मालूम है कि फॉर्म्स एक ऐसा इंटरफेस हो गया जहां पे आपको कोई भी डेटा को इंटर किया जाता है, कोई यूजर जो है स्पेसिफिक डेटा को इंटर करता है, ये आपको पता ही है फॉर्म्स में, ठीक है। क्यूरी क्या होता है, अब क्यूरी एक ऐसा स्टेटमेंट हो गया जो आपको डेटा को फिल्टर करने के बाद आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट को देता है। जैसे मान लीजिए 50 बच्चे हैं, 50 बच्चे से किसी एक बच्चे का आपको डिटेल्स देना है, ठीक है, तो हम लोग उसको क्यूरी करेंगे। क्यूरी से क्या होगा, आपको सारे जितना डेटा है उस सारे डेटा में से एक पार्टिकुलर बच्चे का डेटा आपको निकल जाएगा। क्यूरी से क्या होता है, किसी चीज का क्यूरी करना, ओके। रिपोर्ट्स क्या हो गया, अ रिपोर्ट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डेटा इन प्रिंटेड फॉर्मेट। इट इज अ फॉर्मल प्रेजेंटेबल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट डेटा इन अ फॉर्मेटेड मैनर। रिपोर्ट क्या होता है, एक ऐसा इफेक्टिव वे हो गया किसी भी डेटा को प्रिंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। यानी जब भी कोई डेटा को प्रिंटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे आपने किसी फॉर्म को फिल किया, फिल करने के बाद जब उसका प्रिंट आउट निकाला तो वो आपको एक रिपोर्ट बन गया कि आपका फॉर्म से अकॉर्डिंग ये डेटा आपका आया, ठीक है। तो रिपोर्ट क्या होता है, किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करके आपको रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज को फॉर्मेटेड मैनर में रिप्रेजेंट करेगा, वो आपको रिपोर्ट कहलाएगा। अब देखिए डिफाइन डेटा टाइप्स इन डीबीएमएस। डेटा टाइप्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन रहता ही रहता है, ठीक है। तो आपको डेटा टाइप्स में हो गया न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, सेकेंड हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप्स हो गया, टाइम एंड डेट डेटा टाइप्स, बाइनरी डेटा टाइप्स, और उसके बाद हो गया स्पेशल डेटा टाइप्स। इसमें आपको स्पेशल कुछ क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको अगर डेटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा, तो आप ये लिखने के लिए आएगा तो आप न्यूमेरिक डेटा टाइप्स को लिख सकते हैं। आपका कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया, डेट और टाइम डेटा टाइप्स हो गया। ये सारे डेटा टाइप्स को हम लोग आगे एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए न्यूमेरिक डेटा टाइप्स। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग न्यूमेरिक वैल्यू फॉर फील्ड यूज्ड इन द टेबल ऑफ डेटाबेस। यानी जैसा नाम वैसा काम। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स जो है वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। किसी फील्ड में अगर नंबर को रिप्रेजेंट करना है, नंबर को फिल करना है, तो उस तरह के डेटा टाइप्स में हम लोग न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज करते हैं, ठीक है, उस फील्ड में। Numeric data types in a database can be used for storing information such as mobile number, roll number, statistical value, etc. तो न्यूमेरिक डेटा टाइप में हम लोग ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपको नंबर के फॉर्म में होगा, जैसे मोबाइल नंबर हो गया, रोल नंबर हो गया, आधार नंबर हो गया, ये सब आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप में आएगा। और न्यूमेरिक डेटा टाइप में आपको देखिए इंटीजर हो गया, स्मॉल इंट हो गया, बिग इंट हो गया, सीरियल हो गया, स्मॉल सीरियल हो गया और बिग सीरियल हो गया। ये सब आपको न्यूमेरिक डेटा टाइप में अगर पूछा जाएगा कि राइट एनी 3 न्यूमेरिक डेटा टाइप, तो आप लोग इंटीजर लिखेंगे, स्मॉल इंट लिखेंगे, बिग इंट लिखेंगे, सीरियल लिखेंगे, आप कोई भी 2-3 को लिख सकते हैं। उसके बाद है कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप। इसमें आपका हो गया कैरेक्टर डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट और कैरेक्टर बेस्ड ऑन डेटा। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि कैरेक्टर डेटा टाइप्स में आपको कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। किसी वर्ड को हम लोग टाइप करेंगे, किसी सेंटेंस को टाइप कर, छोटा छोटा वर्ड को टाइप कर सकते हैं, तो आपको कैरेक्टर डेटा टाइप्स हो जाएगा। जैसे आपको हो गया, इसमें देखिए कुछ डेटा टाइप्स आपका दिया हुआ है नेम में, लॉन्ग वर्कर हो गया, कैर हो गया, वर्कर हो गया, वर्कर अंडरस्कोर इग्नोर, ठीक है, केस हो गया। ये सब आपको कैरेक्टर डेटा टाइप्स हो जाएगा। अब आगे देखिए, उसके बाद है डेट एंड टाइम डेटा टाइप्स। जैसा नाम से पता चल रहा है कि ये डेटा टाइप जो है आपको डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। टाइम डेटा टाइप्स आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग डेट एंड टाइम वैल्यू फॉर द फील्ड यूज्ड इन टेबल ऑफ डेटाबेस। डेट एंड टाइम data types in a database can be used for storing information such as date of birth, date of admission, date of product sale, etc. तो जैसा नाम से पता चल रहा है कि डेट और टाइम डेटाबेस जो है वो किसी भी डेट और टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेट और टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यूज किया जाता है, ठीक है। और इसका काम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ रिप्रेजेंट करना है, किसी डेट ऑफ बर्थ को शो करना है,
कोई आपको डेट टाइम को शो करना है, डेट ऑफ एडमिशन को शो करना है, किसी तरह का डेटा, ऐसा डेटा जो आपको कहीं ना कहीं डेट और टाइम से रिलेटेड होगा, वो सारे इंफॉर्मेशन को हम लोग डेट एंड टाइम डेटा टाइप के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ आपको देख सकते हैं डेट और टाइम हो गया, डेट टाइम हो गया, डेट हो गया, टाइम स्टैम्प हो गया, टाइम हो गया, ईयर हो गया। उसके अकॉर्डिंग आपको देखिए डेट टाइम में क्या हो गया, स्टोर बोथ डेट एंड टाइम, आपका डेट में स्टोर डेट हो जाएगा, टाइम में क्या हो गया, स्टोर टाइम हो जाएगा, ठीक है। फिर टाइम में क्या हो गया, इसमें भी आपका स्टोर टाइम हो जाएगा, और ईयर में क्या हो गया, स्टोर द ईयर हो जाएगा। तो डेट और टाइम डेटा टाइप में आपको डेट और टाइम ही रिप्रेजेंट करता है। यह बहुत ही इजी डेटा टाइप है आपका। अब देखिए बाइनरी डेटा टाइप। बाइनरी डेटा टाइप आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी डेटा टाइप्स इन द डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग फोटो, म्यूजिक फाइल एक्सेट्रा। डेटाबेस में आपका अल्फाबेट स्टोर हो गया, आपको पहले पढ़े, नंबर स्टोर हो गया, डेट और टाइम स्टोर हो गया। लेकिन डेटाबेस में अगर कोई पिक्चर को स्टोर करना हो, म्यूजिक फाइल को स्टोर करना हो, या कोई भी आपको अदर डॉक्यूमेंट को स्टोर करना हो, तो उसके लिए हम लोग बाइनरी डेटा टाइप का यूज करेंगे। और इसके लिए आपका ये डेटा टाइप हो गया बाइनरी, वर्ड बाइनरी हो जाएगा और इमेज हो गया। तो बाइनरी में क्या होता है, ये आपको 800 बाइट्स तक डेटा को ये कर सकता है, स्टोर कर सकता है। इसका आपका ये हो जाएगा 8000 बाइट्स में हो जाएगा, इसमें आपका इतना बाइट्स हो जाएगा। तो आपको कोई भी तरह का इमेज फाइल को, डेटा को, या आपको पिक्चर फाइल को, या फिर फोटो म्यूजिक फाइल को रिप्रेजेंट करना है यानी स्टोर करना है, तो उसके लिए हम लोग बाइनरी डेटा टाइप का यूज करते हैं। अब देखिए enlist any 3 बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉर द फॉलो एट वर्क प्लेस। देखिए अभी तक में आपका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, स्प्रेडशीट और डेटाबेस, ये 3 यूनिट को कवर किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अब आपका आता है लास्ट टॉपिक जिसमें आपका सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। और ये सेफ्टी रिलेटेड पॉइंट को आप खुद भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि जो यहाँ टॉपिक बताया गया है जो जैसे लिखा वैसे ही लिखना है, आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। सेफ्टी पॉइंट आपको पता ही होगा, आप साइंस में पढ़े होंगे, एसएसटी में पढ़े होंगे, सेफ्टी पॉइंट में क्या क्या वर्क होता है उसको आप लोग लिख सकते हैं। ये सब चीज आपको अपना खुद से इमेजिन करके भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को। जैसे यहाँ लिखा है इंग्लिश है 3 बेसिक सेफ्टी रूल्स टू फॉलो एट वर्क प्लेस। बेसिक सेफ्टी रूल्स एट फॉलो एट वर्क प्लेस, क्या क्या जहां काम करने जाते हैं लोग वहां पे सेफ्टी रूल्स या क्या क्या सेफ्टी रूल्स अपनाना चाहिए। तो सबसे पहला आपको फायर सेफ्टी, अगर कहीं काम करते हैं तो वहां पे फायर को आग को ध्यान रखते हुए फायर सेफ्टी रहना चाहिए। फॉल एंड स्लिप, यानी कोई गिरने का कोई ऐसा खतरा तो नहीं है वहां पे। और तीसरा हो गया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यानी कहीं बिजली से शॉर्ट सर्किट का कोई वहां चांस तो नहीं है। ये 3 चीज का आपको सेफ्टी वर्क बेस पे देखना चाहिए या उसका ध्यान देना चाहिए। अब देखिए गिव है 2 बेसिक सेफ्टी रूल्स फॉर इंश्योरिंग फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी। अब दिया हुआ है आपको कोई 2 रूल लिखना है फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी में, ठीक है, जिसके वजह से आप कोई आदमी किसी कारणवश गिर ना सके। गिरने के वजह से भी बहुत ज्यादा इंजरी होती है, चोट लग सकता है। उसमें क्या क्या आपको ध्यान देना है, देखिए कीप द मूविंग एरिया क्लीन एंड क्लटर फ्री। आपका जो एरिया है वो आपको क्लीन रहना चाहिए, ठीक है, गंदा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर कुछ गंदगी रहेगी तो हो सकता है कि उस गंदगी की वजह से आपका पैर स्लिप कर जाए। वर्क प्लेस मस्ट बी प्रॉपर वेंटिलेटेड रिसीविंग लाइट, और जो वर्क प्लेस होता है वहां पे आपको लाइटनिंग का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। अगर मान लीजिए लाइट नहीं है, मान लीजिए आप बिजली के अकॉर्डिंग लाइट दिया हुआ है, किसी कारण बस लाइन कटता है, तो आपका प्रॉपर वेंटिलेशन से लाइटिंग होना चाहिए, यानी आपका ऐसा एरिया होना चाहिए काम करने का जहां पे नेचुरल लाइट आने का कुछ सोर्स हो, ठीक है। वियर नॉन स्लिपरी फुटवेयर, अगर हो सके तो ऐसा फुटवेयर पहनिए जो पैर में स्लिप ना हो, ठीक है, आपका स्लिप ना करे। उसके बाद फ्लोर मस्ट बी क्लीन एंड ड्राई, और फ्लोर जो हो हमेशा क्लीन और ड्राई होना चाहिए। अगर क्लीन रहेगा, ड्राई रहेगा, तो आपका स्लीपर या पैर जो है वो स्लिप नहीं करेगा। यहाँ 4 पॉइंट है, आप इसमें से कोई 2 पॉइंट को लिख सकते हैं। अब देखिए गिव एनी 2 इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। अब वो आपका हो गया ये स्लिप का सेफ्टी रूल्स हो गया। अब यहाँ पे आपका आ गया इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या होता है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज शुड बी अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या हो गया कि हमें ऐसा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का यूज करना चाहिए जो ऑथराइज हो, यानी ऐसा नहीं कि लोकल उठा के ले आए
और उसको लगाते हैं शॉर्ट सर्किट कर जाए, ठीक है, ऐसे मार्क होना चाहिए। या फिर ऐसा अप्लायंस यूज कीजिए जो ब्रांडेड हो, जिससे आपका फायर लगने का कोई चांसेस ना हो, ठीक है। वर्कर शुड बी ट्रेन टू हैंडल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफली, और आपको यह भी इंश्योर होना चाहिए कि जो वर्कर आपके यहाँ काम कर रहे हैं उसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करने आना चाहिए या आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसे लोग काम कर रहे हैं जिसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूज करने नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में कुछ अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो वो उस कंडीशन में वो क्या होगा, बहुत ज्यादा हार्म कर जाएगा। ओके, अब देखिए, एक्सप्लेन एनी टू फर्स्ट एड रूल, कोई दो फर्स्ट एड रूल बताइए इसमें से। अश्योर द इंजर्ड टू रिमेन कैल्म एंड नॉट टू पैनिक। देखिए, जब भी आप किसी को फर्स्ट एड देते हैं, ठीक है, तो वो उसको सबसे पहले दिलासा दीजिए कि भाई आपको कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। वो ज्यादा पैनिक नहीं हो, क्योंकि अगर कोई पर्सन ज्यादा पैनिक होता है तो उस कंडीशन में उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसको रिलैक्स कीजिए और उसको ये ध्यान रखिए ज्यादा पैनिक ना हो। सेकेंड, कीप देम वार्म इफ दे आर अंडर शॉक। अगर किसी भी तरह का अगर शॉक में है, ठीक है, शॉक मतलब कोई मान लीजिए उसको झटका लगता है, झटका मींस क्या हो गया, उसको मानसिक कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे मान लीजिए चोट लग गया, घबरा गया, किसी तरह घबराहट होता है, तो उस कंडीशन में उसको रिलैक्स करवाना है, ठीक है। सबसे बड़ा फर्स्ट एड यही चीज होता है। अगर किसी का चोट लगता है, चोट लगने के बाद उसको पैनिक नहीं होने देना, उसको रिलैक्स करना है, और उसका हो सके तो जो भी प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड जो आपका ट्रीटमेंट वो कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, वो आदमी रिलैक्स भी होगा। ओके, अब देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स। ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स क्या होता है, यानी ऐसा हैजर्ड्स जो आपको ऑक्यूपेशन के दौरान कोई इन्फेक्टेड हो जाता है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कहीं कोई केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है और काम करने के दौरान उस केमिकल के वजह से वो पर्सन जो है वो बीमारी से ग्रसित हो गया, यानी उस केमिकल का इफेक्ट उसके ऊपर पड़ गया, वो आपको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हो गया, ठीक है। कहीं कोई आपको मान लीजिए कोई ऐसा रिसर्च सेंटर है जहां पे पर्सन काम कर रहे हैं, ठीक है, उस रिसर्च सेंटर में वहां केमिकल के वजह से, दवा के वजह से जो पर्सन इन्फेक्ट होते हैं तो वो भी आपको ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एन ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स इज द इलनेस वन मे एक्वायर्ड ड्यू टू हिज ऑक्यूपेशन। यानी देखिए सिंपल लिखा हुआ है, कोई भी हैजर्ड्स, कोई भी उसका जो शरीर का प्रॉब्लम होगा उसके ऑक्यूपेशन की वजह से होता है, उसके काम के वजह से होता है। जैसे मान लीजिए कहीं आपका सर्वे होता है, जियोलॉजिकल सर्वे होता है, जहां मशीन हमेशा चलते रहता है, ठीक है, तो वहां मशीन के आवाज से उसके वहां काम करते करते क्या होता है, वो कान से बहिर हो जाएगा, उसको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हो गया, यानी काम करने के दौरान वो किसी न किसी बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। एग्जाम्पल में दिया हुआ देखिए, एग्जाम्पल, पीपल वर्किंग इन अ केमिकल फैक्ट्री मे गेट अफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स, ठीक है। कभी कभी केमिकल ब्लास्ट की वजह से भी, जो आपका रिसेंटली हुआ था, तो केमिकल ब्लास्ट की वजह से भी क्या होता है, पूरा शरीर जल जाता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, अब वो आदमी किसी काम का नहीं रहता, वो भी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स हो जाएगा। अब देखिए, लिस्ट एनी 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स, 3 टाइप का लिखना है आपको। एक हो गया आपको फिजिकल, सेकेंड हो गया आपको केमिकल, एंड थर्ड आपका हो गया बायोलॉजिकल। अब क्या है, एक्सप्लेन द टर्म एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी। एक्सीडेंट और इमरजेंसी में क्या डिफरेंस होता है, एक्सीडेंट किस कंडीशन में कहेंगे और इमरजेंसी किस कंडीशन में कहेंगे। देखिए, एक्सीडेंट कैन बी डिफाइंड एज एन अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट occur unintentionally causing hazardous result or injury or unwanted result। मतलब क्या हो गया कि एक्सीडेंट एक ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है जो ना चाहते हुए हो जाए। आप रोड पे चल रहे हैं और आप तो नहीं चाहते किसी को धक्का लगे, जब तक आप ब्रेक लिए किसी को धक्का लग गया, वो क्या कहलाएगा, एक्सीडेंट कहलाएगा, ठीक है। तो जब भी आपको बिना चाहे हुए, ना चाहते हुए कुछ ऐसा कंडीशन आ जाए, किसी को ऐसा चोट लग जाए जो उसको कुछ नुकसान पहुंचाए, इस तरह के कंडीशन को हम लोग एक्सीडेंट कहते हैं। वो आपको अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है या फिर अनइंटेंशनली आपका क्या होता है, कोई इंटेंशन उसमें आपका नहीं होता है, किसी को जान से एक्सीडेंट नहीं करते हैं, तो उस तरह कंडीशन को हम लोग एक्सीडेंट कहा था। Any unexpected situation that need immediate attention and action is called emergency।
अब ऐसा सिचुएशन जो आपके सोच से अलग हो, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, उस सिचुएशन में जो आपको एकाएक आपका जो करना चाहिए, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए, उस तरह कंडीशन को हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। जैसे मान लो किसी को चोट लग गया, जैसे आपने गाड़ी चलाया, गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट हो गया, तो उस कंडीशन में आपको इमीडिएट एक्शन क्या होगा, उसको फर्स्ट एड दीजिए, या फिर फर्स्ट एड से भी नहीं होगा तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी। यानी इमीडिएट जो एक्शन होगा एक्सीडेंट के बाद वो आपको इमरजेंसी कहलाएगा। अब देखिए, इनलिस्ट एनी 4 टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट, 4 तरीके का एक्सीडेंट बताना है आपको। सबसे पहला आपको एक्सीडेंट हो गया एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, स्लीप एंड फॉल एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजीज या इलनेस, एक आपका ये आपको एक और पॉइंट मान लीजिए 6 नंबर, एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, स्लीप एंड फॉल एक्सीडेंट। सेकेंड आपका हो गया इंडस्ट्रियल डिजीज इलनेस। थर्ड मान लीजिए रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। फोर्थ आपका हो गया क्लिनिकल एक्सीडेंट। फिफ्थ आपका हो गया स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट बहुत तरीके से होता है, ठीक है, तो आपका बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकता है और डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है, और इसके अकॉर्डिंग आप और भी अपने मन से लिख सकते हैं भाई एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है। अब देखिए, गिव एनी 3 सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी दैट रिक्वायर इवैक्यूएशन। देखिए, इवैक्यूएशन मतलब होता क्या है, इवैक्यूएशन यानी निकास, यानी ऐसा जगह जहां से लोग बाहर निकल सके, ठीक है। यानी मान लीजिए अगर कहीं आग लगता है तो बाहर निकलने का रास्ता क्या है, इमरजेंसी एग्जिट किसको, एग्जिट कहां है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि कोई आपका 3 सिचुएशन लिखना है जिसमें इमरजेंसी एग्जिट का जरूरत पड़ता है, यानी इमरजेंसी से लोग बाहर निकलना का कोशिश करता है, यानी इमरजेंसी गेट का कैसे यूज होगा, कहां पे यूज होगा, किस कंडीशन में यूज होगा। तो सबसे पहला हो गया आग। सबसे पहले आग लगेगा तो भाई लोग चाहेंगे जो भी इमरजेंसी गेट है सबको तोड़ो और बाहर निकलो, ठीक है। सेकेंड में आपका एक्सप्लोजन हो गया, कहीं मान लीजिए विस्फोट होता है उस कंडीशन में। थर्ड आपका फ्लड्स हो गया। चौथा आपका अर्थक्वेक हो गया। पांचवा हरिकेन्स हो गया। छठा टोर्नेडो हो गया। सातवां हो गया टॉक्सिक मटेरियल रिलीज। आठवां हो गया सीलियल डिस्टर्बेंस एंड नौवां हो गया वर्क प्लेस वायलेंस। इसमें से कोई 3 कारण को लिखेंगे जिसके वजह से हमें इमरजेंसी एग्जिट की जरूरत पड़ती है, इमरजेंसी हम लोग को बाहर निकलना पड़ता है इमरजेंसी के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट एनी 2 ways टू हैंडल एक्सीडेंट। 2 तरीका लिखना है जिस तरीका से हम लोग किसी भी एक्सीडेंट को हैंडल कर सके। एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल केयरफुली। 2 ways टू हैंडल एक्सीडेंट्स आर every organization must follow SOP for accident handling. Second, safety measure must be placed to prevent workplace accident. Third, immediately call the medical team for any injury. And fourth, stay alert. आपका 4 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें से कोई 2 पॉइंट को आप लिखेंगे जिससे हम लोग किसी भी एक्सीडेंट को हैंडल कर सकें, एक्सीडेंट को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकें। गिव अ चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशन टू मिनिमाइज द हैजर्ड्स। अगर हम लोग किसी भी चीज को मान लीजिए जो नुकसान होता है, जो हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है, उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी अगर कोई चीज अगर उसका प्रिवेंट कर लीजिएगा, बचाव कर लीजिएगा, तो आपको आय का नौबत नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्या हो गया, प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर कॉज टू अल्टर पोजीशन कंफर्टेबली। उसके बाद प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटनिंग, हैव विंडोज फिटेड विद एडजस्टेबल कवरिंग टू अल्टर द सनलाइट लेवल, बी स्पेसियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन 1 पर्सन। यानी आप कहीं भी काम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपका जगह जो होगा इनफ होना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर कुछ कंडीशन ऐसा होता है, कुछ घटना होता है, आग लगता है या भूकंप आता है, तो उस जगह को खाली करके लोग दूसरी जगह पे आसानी से पहुंच सके, यानी दूसरे जगह पे स्टोर होने का जगह होना चाहिए। जैसा कि स्कूल मान चलिए, स्कूल में मान लीजिए भूकंप आता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, बिल्डिंग से बच्चे निकल के कैंपस में आ जाएंगे, ठीक है, यानी उसके पास काफी जगह के बच्चे कैंपस में खड़ा हो सके, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, प्रोवाइड एडिक्वेट लाइटनिंग, यानी प्रॉपर आपको नेचुरल लाइट की व्यवस्था होना चाहिए, अगर है तो ज्यादा अच्छा है, आपका इलेक्ट्रिक भी बचेगा और प्लस आपको इलेक्ट्रिक शॉक होने से ही बचेगा। थर्ड,
विंडो जो होगा वो ऐसे लगना चाहिए कि उसको इमरजेंसी में हम लोग पूरा खोल सके। खोल सके कहने का मतलब ये हो गया कि विंडो जो है आपके ऐसा इमरजेंसी फिटेड होना चाहिए कि विंडो को आसानी से बाहर निकाल दे और उस विंडो का हम लोग इमरजेंसी एग्जिट में यूज कर सके। जस्ट लाइक आपका होता है बस में, आपका पीछे का जो आपका होता है खिड़की सब, जनरली उसमें क्या होगा, इमरजेंसी एग्जिट होता है, जो आपको आगे कुछ एक्सीडेंट होता है तो पीछे के रास्ते बाहर लोग निकल सके। उसके बाद जब भी कोई जगह को शेयर करते हैं तो उस कंडीशन में आपका जगह जो है स्पेसियस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 50 लोग का जगह है और वहां 100 लोग आ गए तो 100 लोग आने बाद क्या होगा, स्पेस आपका कम ही हो जाएगा, जहां कंजेस्टेड होगा। अगर उस कंडीशन में कोई घटना होता है तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने का चांसेस है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन द टर्म इवैक्यूएशन पॉलिसी। इवैक्यूएशन मतलब मैंने बताया कि आपको इमरजेंसी एग्जिट हो गया। ठीक है, तो इवैक्यूएशन पॉलिसी मीन्स टू प्लान टू इवैक्यूएट अ प्लेस केस ऑफ एनी इमरजेंसी और डिजास्टर। यानी इवैक्यूएशन पॉलिसी एक ऐसा पॉलिसी हो गया जिसमें एक ऐसा प्लेस होना चाहिए जो इमरजेंसी में यूज किया जा सके। ठीक है, कोई भी इमरजेंसी अगर हो तो उस कंडीशन में उस जगह को यूज किया जा सके, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग आना चाहिए। ठीक है, जैसे इवैक्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ इम्पेडिंग अ प्लेस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी डिजास्टर। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव अ इवैक्यूएशन पॉलिसी। क्या होता है कि इसमें कोई भी इमरजेंसी होता है, कोई भी डिजास्टर होता है तो उस कंडीशन में आपका वो जगह खाली करके दूसरे जगह पे वो सही सलामत अपने एम्प्लॉय को पहुंचा सके। तो उस कंडीशन में आपको इवैक्यूएशन पॉलिसी को उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है। कहीं अगर मान लीजिए कोई फैक्ट्री में कुछ किस तरह का ब्लास्ट होता है तो उस कंडीशन में आपको एम्प्लॉय को बाहर निकाल के फैक्ट्री का ही कोई जहां आपका बहुत ही सेफ एरिया होगा वहां पे रख सके। तो हर जगह आपका इवैक्यूएशन पॉलिसी जो है अपनाना बहुत जरूरी होता है। अब है आपका एक्सप्लेन द टर्म फ्लोर प्लान्स एंड असेंबली एरियाज। फ्लोर प्लान्स क्या होता है? तो फ्लोर प्लान्स मीन्स टू शो इवैक्यूएशन रूट्स इन वर्क area. It is the responsibility of all employee or workers to understand these plans so that they can use them in case of emergency. देखिए, फ्लोर प्लान्स एक ऐसा रूट हो गया, एक ऐसा इवैक्यूएशन रूट हो गया जिसमें इमरजेंसी के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक जगह काम हो रहा है, ठीक है, और यहां से आपका एक एरिया बना हुआ है एग्जिट का, एग्जिट है, एग्जिट यहाँ पे एग्जिट टू हॉल लिख दीजिए। अगर कोई भी इमरजेंसी होता है तो वर्कर जो है इसको पढ़ के आगे बढ़ा कि चलो भाई इधर हॉल है, इधर हम लोग भागते हैं। ठीक है, तो इस तरह का प्लान जो है हर फ्लोर पे होना चाहिए। जहां भी एम्प्लॉय वर्क करते हैं वह हर जगह पे ये प्लान आपको लगा होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी होता है तो उस एरिया को पढ़ के, उस प्लान को पढ़कर वो बाहर निकल सके, बाहर की तरफ भाग सके, जिससे उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। असेंबली एरिया क्या हो गया? असेंबली एरिया एक ऐसा एरिया हो गया जहां जितने भी एम्प्लॉय है या वर्कर है वो इवैक्यूएशन के दौरान, ठीक है, निकासी के दौरान क्या होगा, वहां पे जाए खड़ा हो सके। ठीक है, असेंबली एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड, एक ऐसा प्लेस जिसको हम लोग इमरजेंसी में यूज कर सके। ठीक है, तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया है टोटल आपको 4 यूनिट से था और इसमें टोटल क्वेश्चन आपका डेफिनेशन बेस्ड था और इसी से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे ऑब्जेक्टिव वे में हो या सब्जेक्टिव वे में हो या फिर इसको क्वेश्चन के पैटर्न को बदल कर हो।